जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ अगस्त 2021 के महीने का मासिक राशिफल। मेरा आज का विषय रहेगा वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। गोचरीय स्थिति इस एक महीने में किस प्रकार से आपको अच्छा और बुरा फल प्रदान करेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम गोचर को हमेशा दोनों तरीके से ही देखते हैं, जिसमें ज़्यादा मान्यता हम चंद्रमा को देखते हैं, यानी 70% चंद्रमा से गोचर देखा जाता है और 30% तक हमें लगन से इसके फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं यहाँ वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों के आधार पर प्रेडिक्शन दूंगा। दूसरी बात यह है, जिन लोगों के नाम के अक्षर या बोलता नाम वृश्चिक राशि से आ रहा है, यह वीडियो उन लोगों के लिए है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में या 8 नंबर में बैठा हुआ है कुंडली में, या आपका लगन वृश्चिक है, तो यह वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ सहायता अवश्य प्रदान करेगी। तो लोग बाग बहुत सवाल पूछते हैं, गोचर कहाँ से देखें, ये चंद्र राशि है या ये लग्न राशि है। देखिए, फल गोचर देता है और गोचर को दोनों तरीके से देखने के लिए शास्त्र में कहा गया है। कुंडली में दशा है, कुंडली के अंदर फल है, वो 40% तक काम करते हैं। गोचर का मेन रोल होता है आपको रिजल्ट देना, एक संदेशवाहक का कार्य करना। वो संदेशवाहक 20 से 30% ही अपने शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त करेगा। अकेले गोचर से सारी चीज़ें निर्धारित कर देना कि मेरे गोचर खराब चल रहा है, मेरी 7.5 चल रही है, मुझे प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरा सब कुछ खराब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक कुंडली के अंदर बनी हुई दशा और प्रॉमिस खराब नहीं है, गोचर अकेला पूर्ण खराब और पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। तो ये जानकारी मुझे देनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियों के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। राहु केतु अक्ष में आपका काफ़ी समय से लगन चल रहा है। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं। उच्च का केतु, उच्च का राहु, ऐसा भी बहुत लोग इसको समझते हैं। ये एक बड़ा विवादित विषय है, लेकिन फिर भी आप इसको कुछ समय के लिए यहाँ ये मान सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखेगा, केतु मंगल की राशि में, इसलिए मंगल के फलों से प्रभावित होगा। शुक्र की राशि में राहु है, इसलिए राहु शुक्र के फलों से प्रभावित होगा। साथ ही साथ शनिदेव वक्री होकर तीसरे ही भाव के अंदर चल रहे हैं और बृहस्पति यहाँ पर चौथे भाव में वक्री होकर चल रहे हैं। बुध आदित्य योग आपके भाग्य स्थान में महीने के शुरुआत में बनता दिखाई देगा। वहीं मंगल शुक्र का संयोग कुंडली के दशम भाव में बन रहा है। ये ग्रहों की गोचरीय स्थिति है। इसमें से कुछ ग्रह महीने की शुरुआत में थोड़े समय के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में, जहाँ से आपको मान सम्मान मिलता है। राजकीय कार्यकलाप अगर जो भी होते हैं वो बिना सूर्य देव के नहीं होते हैं। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि लगन से दशम भाव कर्म स्थान का मालिक है। यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सूर्य देव के हाथ में है आपके कार्यकलापों को संभालना। ये सूर्य देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी केंद्र स्थान का मालिक त्रिकोण स्थान में चल रहा है, कार्य ठीक चल रहा है। गोचर ने ये कहा है कि कार्य संभालने वाला जो आपका प्लेनेट है सूर्य, वो ठीक अवस्था में चल रहा है, क्योंकि दशम का नवम में जाना अपने आप में एक राजयोग ही होता है। आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए जितनी मेहनत जितने प्रयास कर रहे हैं, उतनी मेहनत उतने प्रयास का फल आपको मिलेगा। सूर्य 15 से 15 तारीख के लगभग राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति भी बोलते हैं। सूर्यदेव अब यहाँ से निकलकर आ जाएंगे सिंह राशि के अंदर लगभग 15 और 16 तारीख के आसपास। फिर ये ग्रह स्वराशि के होकर कर्म भाव में चलेंगे। कर्मेश कर्म में चले, कार्य क्षेत्र बढ़ता है। कार्य क्षेत्र में यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि मिलती है। किसी प्रकार का नया काम हो जाता है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई नया काम जोड़ लें, हमारे कार्य नहीं चल रहा है, कार्य में तरक्की हो जाए, तो ये गोचर की स्थिति आपके कार्य को हेल्प करेगी। महीने के शुरुआत में बुध लगभग 9 तारीख तक कर्क राशि में ही रहेंगे। अब बुध अगर अष्टम के मालिक हैं तो एकादश के मालिक भी हैं,
यानी भाग्य के अंदर अड़चन देने वाला ग्रह हो सकता है बुध, क्योंकि वो अष्टमेश है लेकिन वो एकादशेश भी हैं। ग्रह अपने दोनों राशियों का फल देता है। अष्टमेश होके वो भाग्य स्थान में दशमेश के साथ है, कार्य क्षेत्र में भाग्य को बनाने में स्ट्रगल देगा। वहीं एकादशीश भी है, आपके द्वारा किया गया संघर्ष सफल हो जाएगा। इसके लिए हम ये प्रेडिक्शन यहाँ कह सकते हैं। अब ये सूर्यदेव यहाँ से निकल के इधर पहुँच जाएंगे 15 तारीख में, तो ये स्थिति अच्छी हो जाएगी और पीछे पीछे बुध भी आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा बुध 9 तारीख को यहाँ जाएंगे, सूर्य 15 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। फिर ये सूर्य आदित्य योग जो बनेगा वो आपके कर्म स्थान में बनेगा। अब कार्य क्षेत्र में पहले जो बुध आदित्य योग भाग्य स्थान में बन रहा था, अब यही बुध आदित्य योग कर्म स्थान में बनेगा, यानी कार्य क्षेत्र में सफलता। तब ये राजयोग बनेगा दशमेश और एकादशेश का। कार्य के अंदर स्ट्रगल फिर भी चलता रहेगा क्योंकि बुध अभी भी अष्टम के मालिक होकर यहाँ चलेंगे, लेकिन सफलता तब मिलती है जब केंद्र में और त्रिकोण में राजयोग या धनयोग बन रहे हों। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया। अब बात करते हैं मंगल शुक्र के योग की, कि महीने के शुरुआत में मंगल शुक्र का योग बन रहा है। कौन है मंगल शुक्र? मंगल लग्नेश हैं, षष्ठेश भी हैं, शुक्र सप्तमेश हैं, द्वादशेश भी हैं। अब सप्तम और द्वादश का मालिक जब यहाँ पर बैठा हुआ हो, आपको कार्य क्षेत्र के लिए अनावश्यक यात्रा करनी पड़ सकती है, कार्य को लेकर कुछ टेंशन बढ़ सकती है, खर्च परेशान करेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को संवारने के लिए खर्च करेंगे। आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, आप वो लाएंगे। आपको एसी लगवाना है, आपको ऑफिस में टीवी लगवाना है, आपको नए कंप्यूटर खरीदने हैं, लैपटॉप्स ख़राब हो गया है, प्रिंटर ख़राब हो गए हैं। ये सारी कॉम्बिनेशन शुक्र से आते हैं। अब जब शुक्र इस तरीके से यहाँ हो और इन्वेस्टमेंट का मालिक होकर भी बैठे, तो आप अपने कर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपका खराब नहीं जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब लग्नेश और सप्तमेश दशम में बैठे हुए हों, तो ये स्थिति जीवन में जीवन साथी से सहयोग दिलाती है। जीवन साथी ना हो तो रिश्ता करा देती है, लव रिलेशनशिप्स करा देती है, क्योंकि ये कर्म स्थान में बैठा है। कर्म स्थान हमेशा से प्रोफेशनल लाइफ नहीं होता। कर्म स्थान का मतलब ये भी है कि आप अपने जीवन में जो रोज कर्म कर रहे हो वह भी एक कर्म ही है। आप लड़की देखने जाते हो, रिश्ते के लिए बात चला रहे हो, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे अपना डाटा डाल रहे हो, ये सब क्या है? ये आपका रोज़मर्रा का कर्म है। जब वो कर्म मंगल और शुक्र से प्रभावित हो तो इस तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। अच्छी बात यह है कि मंगल आपकी राशि लगन के मालिक हैं, जो कि दशम भाव में लगन को वापस दृष्टि दे रहे हैं। लग्नेश लगन को देके साहस बढ़ाता है, मान सम्मान बढ़ाएगा, धैर्य में वृद्धि करेगा, कार्य क्षेत्र के प्रति मेहनत कराएगा। व्यक्ति घबराएगा नहीं, उसको एक मार्ग दिखाई देगा कि मुझे इस ट्रैक पे चल के काम करना है, अब ये काम मुझे ही करना होगा, किसी और का मुझे इसमें सहारा नहीं लेना। इसको कहते हैं साहस में वृद्धि होना। आप अपने कार्य क्षेत्र को दूर के लोगों के साथ प्रचार प्रसार भी करेंगे, क्योंकि शुक्र द्वादशेश होकर यहाँ बैठा है। यानी कभी कभी ऐसी स्थिति में दूर स्थान के क्लाइंट या विदेशी क्लाइंट भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। एमएनसीज कंपनी में काम करने का मौका मिलता है, या विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं बहुत समय से, तो उसके लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। उस प्रकार का ये योग मंगल शुक्र ने यहाँ बनाया है। लग्नेश जब जब लगन को देखता है तो ये अच्छा ही होता है। इसको बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो एक सौम्य और शुभ ग्रह कहलाता है, जो आपके कर्म स्थान में बैठे मंगल शुक्र की युति को दृष्टि देता है। इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र में वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, लोगों के बीच में उठ बैठकर आप अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। तो गोचर की ये स्थिति आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल नज़र आ रही है इस महीने। इसमें और ज़्यादा स्थितियां भी हम ग्रहों की देखेंगे कि राहु केतु के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। राहु केतु, राहु शुक्र की राशि में, केतु मंगल की राशि में। यही राहु केतु का फल मंगल शुक्र के रूप में दशम भाव में बन रहा है। अब शुक्र तो देखिए मई लगभग सिंह राशि में 11 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद शुक्रदेव यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से निकलकर शुक्र नीच का हो जाएगा। प्लैनेट अगर नीच का होकर एकादश में हो तो भी लाभ देता है,
लेकिन अब ये लाभ कुछ नुकसान में परिवर्तित हो सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि द्वादशेश का अपने से द्वादश में ट्रांजिट होना अच्छा नहीं होता। यानी जो स्थितियां आपको ऐसा लगेगा कि बन रही हैं, कार्य चल रहा है, सफलता की तरफ जा रहा हूं, वो किसी न किसी कार्य से बट सकता है, भटक सकता है, रुक सकता है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि एक स्थिति ऐसी भी होगी जब ये शुक्रदेव स्वराशि के होकर द्वादश में पहुंचेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन ग्रह की मूवमेंट, हर मूवमेंट अपना अलग फल देती है। आज शुक्र सिंह राशि में है तो उसका फल अलग है, वो मंगल के साथ है तो युति का फल है, फिर वो नीच का हो जाएगा तो उसके फल अलग हो जाएंगे। आप बृहस्पति को देखिए कि बृहस्पति देव वक्री हैं लेकिन बेस्ट बेनिफिक हैं। बृहस्पति से ज़्यादा शुभ ग्रह कोई नहीं। ग्रह अगर वक्री हो तो शक्त होता है, शक्तिशाली होता है, सूर्य की आभाओं से दूर होता है तो अच्छा ही होता है। अब ये ग्रह यहाँ शनि की राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, 2 धन भाव का मालिक है। ये कुटुंब से और वाणी से मिलने वाला धन है, जो आप अपनी बोलचाल से लोगों के बीच में उठ बैठ बनाकर पैसा कमाते हैं। ये आपकी शिक्षा, बुद्धि, संतान का भाव है। शिक्षा के द्वारा पैसा कमाना, शिक्षा के लिए बाहर जाना, शिक्षा के लिए संघर्ष करना, और साथ ही साथ बुद्धि के द्वारा, योजनाओं के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता लेना भी इस दौरान संभव है। अब ये बृहस्पति वक्री होने के साथ साथ धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र, और मंगल देव कौन है आपके यहाँ? वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के स्वामी, जो कर्म भाव में चल रहे हैं, मित्र सूर्य की राशि में। इसका मतलब है बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण, मंगल से प्रभावित होने के कारण अपने अच्छे ही फल देंगे। ये बृहस्पति आपके लिए खराब नहीं है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो उसी राशि में है, वक्री है, यानी इसका फल कहीं ना कहीं नक्षत्रों पे आधारित होता है। तो ऐसे में हमें नक्षत्र भी देख लेने चाहिए, क्योंकि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में चले उसके नक्षत्र के फल अलग से देखे जाने जरूरी है। शनिदेव को देखिएगा, शनिदेव वक्री होके हैं, तृतीय तीसरे घर में है, अच्छा है, आपके साहस को बढ़ाने वाला है, संग साथियों के साथ, मित्रों के साथ सहयोग दे रहा है। मन में किसी प्रकार का शौक आ सकता है कि पुराने समय में कोई कार्य करते थे, कोई शौक था घूमने फिरने खेलने का, वो छूट गया, फिर से उजागर हो सकता है, फिर से आप अपनी हेल्थ के प्रति सजग हो जाएंगे। अब ये शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, शनि का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना मन को विचलित करता है, मन के अंदर कुछ ना कुछ उधेड़बन लगा के रखता है। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा आपके यहाँ भाग्येश है, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट को हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब चंद्रमा की मूवमेंट जब जब अमावस्या के करीब आती चली जाएगी, हिम्मत तो होगी, साहस तो होगा, लेकिन मन के अंदर एक घबराहट और बेचैनी आपके साथ रहेगी। तो आप उस हिसाब से, अगर आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि वृश्चिक राशि में तो चंद्रमा वैसे ही नीच का होता है, और अगर वो चंद्रमा अमावस्या के आसपास का है, तो शनि का चंद्रमा की नक्षत्र में गोचर करना मानसिक तनाव देगा, टेंशन देगा। जैसे जैसे आपका चंद्रमा अमावस्या के आसपास का होने वाला होगा ब्रह्मांड में, आप खुद चेक कीजिएगा कि अमावस्या कब आ रही है, तो देखिएगा अमावस्या के आने से 4-5 दिन पहले आपको कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि शनि का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना अवसाद देता है, खिन्नता देता है, मन के अंदर चिंतन देता है, लेकिन उन चिंतन को आप दूर कर लेंगे अपने साहस से। इसको अच्छी बात यह है, सूर्य बुध की दृष्टि भी मिल रही है। कौन है सूर्य? कर्म। आप अपने कर्मों से आगे बढ़ेंगे, आप घबराएंगे नहीं कि कोई बात नहीं है, मुझे तो परिस्थिति से लड़ना है और आगे बढ़ना। तो ये शनिदेव उस प्रकार का आपको यहाँ फल देने वाले हैं। अब ये तो थी ग्रहों की स्थितियां कि कौन सा ग्रह कहाँ मूवमेंट कर रहा है, कहाँ परिवर्तन करेगा और कहाँ इससे आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस महीने ऐसी कौन सी रेमेडी आप कर लें जिससे आपको लाभ मिल जाए। देखिए, रेमेडी के पार्ट के तौर पे देखें तो मैं इस महीने ज़्यादा जरूरी यही समझता हूँ कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। जैसे आप भगवान शिव पर अभिषेक कर सकते हैं, या रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम का पाठ, कुछ भी जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप आप तुलसी की माला से रोजाना जाप करना शुरू कर दीजिए। एक माला, 2, 3 जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं। इनसे आपको हेल्प मिलेगा, इनसे आपको बल मिलेगा। ग्रह की ओवरऑल स्थिति आपके फेवर में है, क्योंकि मैं उस स्थिति को ज़्यादा फेवर में मानता हूँ जब आपके लग्न लॉर्ड यानी राशि के मालिक मजबूत स्थिति में हो। राशि का मालिक मजबूत है, आप परिस्थिति को झेलने, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसे मिलेंगे आपको परिणाम, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।